शुभ विचार, मेहनत से कमाया धन और सबका हित चाहने वाला मन सदैव आनंदित रहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। रीढ़ की हड्डी लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। लेखक ने दिखाया है कि शिक्षा से स्त्रियों में आत्मविश्वास तथा साहस में वृद्धि होती है और वे अपने सामाजिक दायित्व को भी भली भांति समझती है और उसे निभाती भी है। लेखक जगदीश चंद्र माथुर अपने समाजोन्मुख एवं शिक्षाप्रद एकांकी के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। लेखक ने इस एकांकी में कन्या विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री की वर्तमान सामाजिक स्थिति आदि सामाजिक समस्याओं को उठाया है और इस पर तीखा व्यंग्य भी किया है। इसके साथ साथ माथुर जी ने इसमें दाम्पत्य जीवन के नए मापदंड, वाह्य प्रदर्शन, रंगीली चहल पहल, विद्यार्थी जीवन के उत्तरदायित्वहीन आनंद आदि पर भी करारा व्यंग्य किया है। पात्र परिचय। प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी, उमा राम स्वरूप की बेटी, जो इस एकांकी की मुख्य पात्र है। गोपाल प्रसाद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा, रतन राम स्वरूप का नौकर। उमा प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी की प्रमुख महिला पात्र है। लेखक ने उमा को आधार बनाकर स्त्री शिक्षा एवं कन्या विवाह से संबंधित परंपरागत एवं रूढ़िवादी सोच पर करारा व्यंग्य किया है। उमा भारतीय कुंवारी लड़कियों की तुलना भेड़ बकरियों से करती है। वह कहती है कि वर्तमान पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति भेड़ बकरियों के सदृश बना दिया गया है। जैसे भेड़ बकरियां उस कसाई की ओर दया याचना की दृष्टि से देखती हुई प्राण दान की भीख मांगती है, लेकिन पसंद आने पर कसाई दान देकर उन्हें खरीद लेता है और उन्हें जबरन मौत के घाट उतार देता है। भारतीय समाज में यही दशा कुंवारी लड़कियों की है। लड़के का पिता अपने बेटे की शादी तय करते समय लड़की के रंग रूप और उसकी शिक्षा के संबंध में जांच पड़ताल करते हैं, परंतु वे यह जानने की कोशिश नहीं करते कि जिस लड़की को वे अपना बहू बनाने आए हैं उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या सपने हैं, लड़की शादी की इच्छुक है या नहीं, लड़की की जिस लड़के से शादी होनी है उसके रूप रंग गुण उसे पसंद है या नहीं, इसकी जरा भी परवाह नहीं करते। प्रस्तुत एकांकी में उमा रूपवान, गुणवान एवं शिक्षित लड़की होते हुए भी पुरुष प्रधान समाज में उपेक्षित है। उमा की शादी के लिए उचित वर की तलाश की जा रही है। उमा के चरित्र में कोई दोष नहीं है, फिर भी लड़के वाले आकर तरह तरह से उसकी परीक्षा लेकर लौट जाते हैं। सर्वगुण संपन्न उमा पता नहीं क्यों लड़के वालों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसी क्रम में एक दिन गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर की शादी के लिए उमा को देखने आते हैं। वे उमा से कई प्रश्न पूछते हैं, जिसका उमा संतोषप्रद उत्तर देती है। अंत में जब गोपाल प्रसाद उमा से विद्यालय में कभी इनाम जीतने संबंधी प्रश्न करते हैं तो उमा अपना आपा खो देती है
और गोपाल प्रसाद को उनके बेटे शंकर के चाल चलन के संबंध में पोल खोलकर गोपाल प्रसाद को स्तब्ध कर देती है। उमा गोपाल प्रसाद से स्पष्ट कहती है कि यदि गोपाल बाबू उसे कुर्सी मेज की तरह कोई जड़ वस्तु समझते हैं तो उन्हें कुछ पूछने का अधिकार नहीं। वह कुर्सी मेज की तरह कोई वस्तु नहीं है, उसके अंदर भी मानवीय चेतना है और मानवीय दिल धड़कता है, जिसकी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। उमा कहती है, उन्हें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि लड़कियों के पास भी हृदय होता है, भावनाएं होती है, स्वाभिमान होता है। उमा की बातों में हमारे समाज की शिक्षित एवं गुणवान कुंवारी लड़कियों का आक्रोश छिपा है। उन्हें शादी से पूर्व उमा जैसी हालात से गुजरना पड़ता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि हमारे समाज में एक अन्य विडंबना यह भी है कि हर माता पिता को अपने पुत्र के लिए रूपवान, गुणवान, सुशिक्षित एवं चरित्रवान लड़की चाहिए। लड़का भले ही चरित्रहीन, व्यसनी, आवारा और लूचा लफंगा ही क्यों न हो। गोपाल बाबू के पूछने पर कि क्या उसने काले से शिक्षा प्राप्त की है, उमा बेधड़क सकारात्मक जवाब देती हुई कहती है कि मैंने काले से बीए की पढ़ाई की है और ऐसा करके उसने कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है और मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है। लेकिन आप अपने पुत्र से पूछिए कि वह किस तरह नौकरानी के पैरों पर गिरकर अपनी गलती का पछतावा किया था और वहां से मुंह छुपाकर भाग खड़ा हुआ था। उमा गोपाल बाबू से स्पष्ट शब्दों में कहती है कि घर जाकर पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे शंकर की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है। प्रस्तुत एकांकी में गोपाल प्रसाद की सोच और मानसिकता एक पुरुषवादी सोच का उदाहरण है। गोपाल प्रसाद स्त्रियों को पुरुष के बराबर समान अधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि पुरुष का काम है अधिक पढ़ना, काबिलियत हासिल करना और स्त्रियों पर शासन करना। अगर स्त्रियां भी पुरुषों के समान काम करने लगेगी तो गृहस्थी का चलना संभव नहीं हो सकेगा। अतएव स्त्रियों को अखबार पढ़ना, राजनीति करना और व्याख्या देना आदि कार्यों से वंचित रखा जाना चाहिए। गोपाल बाबू का तर्क है कि स्वयं प्रकृति ने भी स्त्री और पुरुष की रचना में अंतर किया है। वे आगे कहते हैं कि मोर के पंख है, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं परंतु शेरनी के नहीं। दोनों का काम भी अलग अलग है। औरत यदि मर्द का काम करने लगे और मर्द औरत का, तो सामाजिक और पारिवारिक विसंगतियां पैदा होगी जो देश और समाज के हित में नहीं है। इसलिए पुरुष को पढ़ लिख कर घर के बाहर का काम संभालना चाहिए और स्त्री को घर के अंदर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ऐसा करके ही सामाजिक संतुलन को कायम रखा जा सकता है, अन्यथा संसार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेखक जगदीश चंद्र माथुर रीढ़ की हड्डी एकांकी में वर्तमान समाज में स्त्रियों की दयनीय और मानविक दशा को प्रस्तुत किया है। लेखक चाहता है कि स्त्रियों के प्रति पुरुषों का सोच बदले, उसे भी पढ़ने लिखने का मौका मिले, उसे भी अपना वर चुनने का अधिकार मिले, शादी के समय उसके भी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाए। समाज और राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे।